दोस्तों, आप लोगों के बीच में यूपीएससी के रिजल्ट के 3 विद्यार्थी जो चयनित हो चुके हैं, आ चुके हैं। आदित्य सिंह रैंक 508, रूबी कुमारी रैंक 954 और प्राची चौहान रैंक 260। तो एक बार इनका स्वागत है आप सभी के बीच में। और आप सभी के बीच से ही वो निकल कर आज यहाँ तक आए हैं, और इसी उम्मीद में कि आप लोग भी यहाँ तक आएंगे तो आपका हौसला बढ़ाने के लिए आपके सामने है। तो एक बार फिर से इनका स्वागत करिए। इस तरह जला बढ़िया बीच में सेंटर में फर्स्ट अटेम्प्ट था इस लड़की का। क्या हाँ तो यूपीएससी के रिजल्ट में एक चीज बड़ी कॉमन है कि रिजल्ट एक जैसा हो सकता है, लेकिन कहानी सबकी अलग अलग होती है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप तीनों लोग एक एक करके 2-2 मिनट अपनी कहानी एक बार बताएं, और वो हमारे सामने बताएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आदित्य, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे। जी धन्यवाद सर। और मेरी कहानी बहुत सामान्य सी रही है, ऐसा कुछ बहुत ही संघर्षशील नहीं रहा है जीवन, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के अपने संघर्ष है। तो मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो गांव से ही पूरी की है, और जिसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वहीं से मेरा पूरा ग्रेजुएशन और एमए किया मैंने वहीं से। और दृष्टि से मेरा जुड़ा हुआ है, F20 बैच में प्रयागराज का छात्र रहा हूँ, और ये मेरा यूपीएससी में दूसरा प्रयास है और दूसरा ही इंटरव्यू था। तो पहले और आज बहुत खुशी हो रही है कि आज वापस उस पीडीएफ में अपना नाम देखा, और इसके पहले जो पिछला रिजल्ट था उसमें नहीं दिखा था नाम, तो उतना ही दुख था, आज उतनी ही खुशी है कि जिस तरीके से इतनी मेहनत की और आज उसका परिणाम मिला है तो अच्छा लगा है। और मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस संघर्ष में, इस पूरी प्रक्रिया में हमेशा साथ दिया है, और अपने माता पिता, अपने दोस्तों को और मेरे जो भी चाहने वाले हैं उन सबको मैं धन्यवाद। आपने इसी लाइब्रेरी में पढ़ाई भी की होगी, तो जो लाइब्रेरी में जब आप पढ़ते थे तो वो मन में ख्याल आते थे, वो हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों के मन में हो, तो वो आप शेयर करेंगे क्या थे? इस लाइब्रेरी में तो मैं जब आया तो मेरा पिछला अटेम्प्ट हो चुका था, फिर भी जब हम इस लाइब्रेरी को देखते हैं तो वो सारी चीज़ें, वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सारी चीज़ें याद आती हैं। मेंस के टाइम पे मेरी पीछे सीट हुआ करती थी, तो मैं उधर ही बैठता था, अपनी पूरी सीट कोने में बैठता था उधर, बस अपने काम से काम रखता था। तो इस तरीके से देखते हैं तो लाइब्रेरी बड़ा जुड़ा हुआ है। मैं इधर ही घंटों, हम पूरा दिन इधर ही बैठ के निकाला है मैंने मेंस में, कि कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं एक दिन क्रॉस करके इधर गया, कि मैं इधर आया और रात भर मैंने इधर ही रह गए, और अगले दिन भी इधर ही टेस्ट लिख रहे हैं और अगले दिन जा रहे हैं। तो जो पूरा संघर्ष बीता है वो इसी लाइब्रेरी में बीता है, यहीं पे पढ़ा है, यहीं पे टेस्ट लिखे हैं, और रिजल्ट भी आज वापस इसी लाइब्रेरी में आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी तैयारी की हुई बहुत सारी यादें होंगी यहाँ पे, लेकिन वो कौन सी यादें हैं तैयारी के आसपास की, आपके इस अस्मिता प्रोग्राम की और दृष्टि के साथ की, जो आप शेयर करना चाहेंगे? उन यादों में जो सबसे ज़रूरी याद है वो यही है कि यहाँ के मेंटर से जो मेरा जुड़ाव रहा, यहाँ नीलेश सर एक मेंटर थे, मुझे उनसे बहुत ही जुड़ाव रहा। जिस तरीके से यही लाइब्रेरी में बैठ के जो हम लिखते थे और उसमें कमियां हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, या पिछली जो अटेम्प्ट थे उसके जो सुधार करने थे, तो वो सारे सुधार इसी लाइब्रेरी में हुए। कि जिस तरीके से मैं इधर बैठ के लगातार टेस्ट लिख रहे हैं, वो टेस्ट लिखते लिखते जब हाथ दर्द करने लगते हैं तो इसी लाइब्रेरी बैठ के हमने आराम भी कर रखा है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी यादें इधर से ही जुड़ी हुई हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक याद रही है यहाँ पे। और लास्ट रिजल्ट भी मैंने यहीं पे देखा था, इसी लाइब्रेरी में, और वापस यही लाइब्रेरी में देख रहा हूँ, तो अच्छा प्राची, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। प्राची, आपकी कहानी क्या है? मेरी कहानी एक गाँव की लड़की। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं विदिशा के जब गाँव से आई हूँ। सर मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो अपने गाँव की गवर्नमेंट
शुरू की तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे। ये मैं कहूँगी कि मेरा 4th अटेम्प्ट है और इससे पहले मैं 2 बार मेंस लिख चुकी और फिर उसमें नहीं होना, फिर इतने लोग जो कि हम देखते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर्स इतने बड़े एग्जाम में हमारे साथ बैठ रहे हैं और तो सब बहुत ही ज़्यादा मतलब कि संघर्ष वाला था। और जब मैं अस्मिता से यहाँ जुड़ी और यहाँ भी लाइब्रेरी में सबको देखती थी तो मुझे लगता था कि ऐसा मुझ में क्या ही खास है जो मैं कर सकती हूँ ये, तो वो एक बहुत चुनौती कर सकती थी। और सर आज फाइनली वो संघर्ष पूरा हुआ तो मैं बहुत तो यहाँ अस्मिता प्रोग्राम से आप सब आपस में एक दूसरे को जानते ही होंगे, जुड़े होंगे, तो वो बातचीत से क्या फ़ायदा मिलता था? प्रेशर बढ़ता था या कम होता था? सर प्रेशर कम होता था क्योंकि यहाँ हम लोग देखते थे कि हमारे जैसे लोग हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में ऐसे भी लोग थे जो सिलेक्टेड हैं जो फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन लोगों से मिलना और जो वो इनपुट देते थे तो लगता था कि जो लोग करते हैं वो हम जैसे ही साधारण लोग ही होते हैं, कोई बात नहीं। और सर स्पेशली जो मेंटरशिप यहाँ है नवोदय सर बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती थी, हम कहाँ लैग कर रहे हैं तो समझते। और सर एक ग्रुप डिस्कशन भी काफ़ी हेल्पफुल रहता था कि अगर किसी का अच्छे नंबर आ रहा है तो हम उससे क्या सीख सकते हैं, कहाँ हमारी कमजोरियाँ हैं। सर इन्होंने भी काफ़ी मदद की मेरी इस जर्नी में। तो एक सेक्रीफाइस होता है शब्द जो हम करते ही करते हैं इस तैयारी में। जैसे कि कई लोग हो सकता है अपने घर लंबे समय से ना गए हो, कई लोग इस बार की होली भी ना बनाए जिनको इस बार के एग्जाम देना हो, प्रेशर तो आता ही है, नो डाउट। आपके सामने क्या कुछ ऐसा रहा जो आप याद करेंगे कि हाँ ये मैंने काम किया था, ये सेक्रीफाइस थे मेरे? सर मेरा सेक्रीफाइस रहा कि सोशल लाइफ से मैं पूरी तरीके से कट ऑफ हो गई थी अपनी तैयारी के दौरान। ना किसी से ज़्यादा मिलना, ना बोलना, ना ही किसी रिलेटिव की ऐसे एंगेजमेंट या शादी कुछ भी अटेंड नहीं करना। तो वो सब जो इस उम्र में लोग करते हैं बच्चे, वो सब छोड़ना पड़ता है और एक प्रेशर अलग, वो सारी सेक्रीफाइस। रूबी, हम आपसे भी यही सवाल करना चाहेंगे, एक बार अपना परिचय आप दे दीजिए, आपकी भी अपनी एक अलग कहानी है। आपके लिए शादी के बाद तैयारी में आना या थोड़ा मुश्किल था? अच्छा, मुझे ना 2-3 पॉइंट्स में आपसे तीनों से जानने के करके कि क्या बिल्कुल नहीं करना है, क्या बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पिछले साल मुझे एक मिले थे, उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने सारी शादियाँ अटेंड की थी तो उनका अपना अलग स्टोरी था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके एक्सपीरियंस आपसे, क्या हमें बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्या हम शायद ना करें तो बेटर होगा? 2-2 लाइन की प्लीज़ आप सब रिपीट करके बता दीजिए आप। जैसे हमने 6 से 8 घंटे कुछ पढ़ी इस तैयारी के दौरान, इसके बाद सब जो टाइम मिलता है वो कहीं और दे सकते हैं। जैसे लगता है 6 से 8 घंटे पढ़ने के बाद, चाहे वो शादी में हो या हमारे दोस्तों के साथ हो या कहीं भी। उसमें अगर बात करें तो PYQ हमें बहुत अच्छे से एनालाइज करने चाहिए, चाहे वो 2 या मेंस के लिए। सर डोंट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि हमें लिमिटेड जो मटेरियल है उसको बार बार रिवीजन पर फोकस करना चाहिए, ना कि बहुत सारे मटेरियल को पढ़ने पर। सर ये बार बार है, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन एक रिसोर्सेज से स्टिक करिए, उसको बार बार रिवाइज करिए, वो सर मुझे लगता है हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग स्टोरी है, हर स्टूडेंट की। कुछ ऐसे हैं जो 15-16 घंटे पढ़ के क्रैक करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो 8-10 घंटे पढ़ के। सबसे पहले अपनी पहचान, खुद की पहचान करिए कि आपका 100% क्या है। अगर आपका 100% या आपका 8-10 घंटे, तो आप उतना दीजिए और खुद को रिलैक्स करिए कि आपने उतना अपना 100% दे दिया। अब जो होगा वो भगवान भरोसे होगा। कुछ होते हैं हम जैसे लोग जिन्हें सेटिस्फेक्शन है, तो वो आप करते रहिए जब तक कि आपको दिन भर में आपको पढ़ना है, तो आप उतना पढ़ते रहिए और करते रहिए। जर्नी में अगर हम देखते हैं तो सबकी अपनी अलग स्ट्रेटजी है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करिए। आप खुद को पहचानिए कि आपकी क्या 100% है, आपका क्या पॉइंट है। अगर आप शादियों में जाके वापस आते हैं और 100% एनर्जी के साथ वापस बच जाते हैं, रिलैक्स रहते हैं, तो आप जा सकते हैं। लेकिन ये हर एक बच्चा, हम लोग के साथ जितने बच्चे हैं उनमें हर एक जो स्टूडेंट सक्सेस हुआ है, सबकी अलग अलग स्टोरी है। कुछ ने 4 घंटे 5 घंटे अपना मौज मस्ती में निकाल लिया, वापस कर भी लिया।
कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, केवल और केवल पढ़ाई की और उन्होंने किया। तो आपका ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपने कितनी शिद्दत से कितना परसेंट दिया, आपने अपना 100% अपनी पढ़ाई को दे दिया, जितना आप कर सकते करके आप खुश रहिए कि आपने अपनी पढ़ाई के लिए जितना आप कर सकते थे, आपको रिग्रेट नहीं होगा जब भी आप रिजल्ट देखें। और दूसरी जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप दोस्तों से एकदम मत करिए। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा पॉजिटिव मोटिवेट करते रहते हैं। तो मेरे हमेशा, मैं यहाँ भले चला आया हूँ, लेकिन जो मेरे प्रयागराज के दोस्त हैं उनसे मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ। तो वो जिस तरीके से भले इस फील्ड के हों ना हो, उन दोस्तों को हमेशा साथ रखिए। और स्पेशली लाइब्रेरी का जो पीयर ग्रुप है उसको आप अच्छा रखिए। आप अगर लाइब्रेरी में आते हैं और आपके पीयर ग्रुप में ही पढ़ने वाले बच्चे हैं जो आपको हर बार बोलते हैं कि चाय पी के चले आते हैं, थोड़ा पार्क में घुमाते हैं, थोड़ा सिट्टर अट्ठा जाके शॉपिंग करके चले जाते हैं, तो आप थोड़ा ऐसे ग्रुप से बचिए। और यहाँ पे जो भी आपके ग्रुप के हैं, जैसे स्पेशली मैं देखूँ तो मेरे अस्मिता ग्रुप में मैं 2 साल से हूँ, तो यहाँ पर जब भी मैं देखता हूँ कि हर्षित हो, प्रिंस हो, गौरव हो, नवनीत हो गया, हिमांशु, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार हम लोग के ग्रुप में। और अगर आप मेहनत करते तो हमने ये देखा कि इस बार का जब प्रीलिम्स हुआ तो हमारे पूरे 10-12 बच्चों के ग्रुप में कोई ऐसा नहीं था जिसका प्रीलिम्स ना हो, या मेंस में भी हमने देखा कि वो सारे बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया। तो अगर आप मेहनत करते हैं, आपका पीयर ग्रुप अच्छा है, तो ये डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, भले ही वो थोड़ी देर से मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। अच्छा, तो इनके जानने वाले और ना जानने वालों में से किसी के पास कोई सवाल है इनके लिए, कुछ पूछना चाहते हैं जो इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ गहरे सवाल? प्रीलिम्स के लिए तो बस एक ही चीज़ है, मेंस में आपको लोगों की अलग अलग तरीके से सजेशन मिल सकते हैं। प्रीलिम्स तो ये मैटर करेगा कि आप लाइब्रेरी में कितनी देर पढ़ते हैं और एक ही किताब को कितनी बार पढ़ते हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हम देखते हैं कि वो स्टैटिक के जो भी क्वेश्चन है 30-40, तो आपने लक्ष्मीकांत कितनी बार पढ़ी होगी, आपने कितनी बार स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, आप उन्हीं चीज़ों से कर सकते हैं। उसमें मैं आपको कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं दे सकता, बस आपको PYQ देखते जाना है और टेस्ट सीरीज बहुत सारी है। मेन जो स्ट्रेटजी का गेम है वो होता है मेंस, कि वहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी है, जो प्रयागराज से दिल्ली में क्या फर्क रहा और दिल्ली में कैसे फायदा मिला? प्रयागराज की एक अपनी जगह है, उस जगह में जब भी मैं जाता हूँ तो थोड़ा सा आगे आ जाइए। प्रयागराज का तो प्रयागराज के बारे में जब देखते हैं तो उधर बहुत अच्छा रहा। मैंने पूरी कोचिंग वहीं से की, इवन मैंने 2024 का जो प्रीलिम्स था वो वहीं से निकाला। तो ऐसी बिल्कुल नहीं है, कोई जगह मैटर नहीं करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस का लिए। प्रीलिम्स तक तो हम स्टार हैं, हम कहीं भी रहेंगे, गांव में रहेंगे, प्रयागराज रहेंगे, हमें लगता है बस हम ही स्टार हैं उधर, और जो पढ़ रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है। और वो उधर आपको प्रयागराज में रहो, गांव में रहो, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको लक्ष्मीकांत गांव में मिलेगी, आपको स्पेक्ट्रम गांव में मिलेगी, आपको टेस्ट गांव में मिलेंगे, आपको PYQ गांव में मिलेंगे। लेकिन दिक्कत होगी मेंस में। जब आप मेंस में आएंगे तब आपको ये सिखाने वाला गांव में कोई नहीं मिलेगा, प्रयागराज में नहीं मिलेगा कि आखिरी डायग्राम्स कैसे डालें। आपको वो पीयर ग्रुप नहीं मिलेगा मेंस का। जब वो पीयर ग्रुप आपके साथ नहीं होगा तब आप जान नहीं पाएंगे कि जिस बच्चे ने टॉप किया, जो बच्चे अच्छा नंबर ला रहा, वो क्या करके नंबर ला रहा है, उसकी कॉपी दिखती कैसी। वो आप जब टॉपर्स कॉपीज देखते हैं ना तो हमें लगता है कि ये अलग लोग हैं, ये ग्रह वाले लोग हैं, हमारे साइड के लोग नहीं। लेकिन जब आपका दोस्त आपकी कॉपी लिख रहा होगा, वो जब डायग्राम्स डाल रहा होगा, तो आप बगल बैठ के देखते हो, यार इसने तो 7 मिनट में आंसर लिख दिया, ये तो इस तरीके से डायग्राम डालता है, तो आप उससे सीख पाओ। तो वो जो अस्मिता का ग्रुप है, वो जो ये लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट, वो आपको प्रयागराज में नहीं मिल पाता। तो उसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ता है। और ये बहुत मेंस और इंटरव्यू का जो गेम है, उधर आपको दिल्ली में रह के आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इधर आपको ग्रुप भी मिलेगा, टीचर्स मिलेंगे, मेंटर्स मिलेंगे, तो वो एक बहुत पॉजिटिव में रहे। और सबसे ज़रूरी बात जो इस लाइब्रेरी की है, इसी लाइब्रेरी में मैं भी पढ़ता हूँ, इसी लाइब्रेरी में आप सब पढ़ते हैं, तो ऐसा बिल्कुल आपको कभी डाउट नहीं आएगा कि ये किताब पढ़ के ही होगा या यही पढ़ के होगा, क्योंकि आपको पता है यही पढ़ के हमने किया है, यही पढ़ के आप भी करोगे, और इसी में से सारे कितने सारे बनेंगे। और बिल्कुल मैं यही चाहूँगा कि हर कोई बने। और अभी तो बहुत सारे बच्चों को मैं बताता रहता हूँ, इवन अस्मिता में बहुत सारे बच्चे, मैं अभी 22 साल का हूँ और बच्चे मुझे आदित्य भैया बोलते हैं। तो मुझे यही लगता है कि इवन लाइब्रेरी में बहुत कम बच्चे होंगे जो मुझसे कम एज के हो। तो ये जरूर एक रहता है कि मैं जरूर चाहूँगा कि हर कोई आदित्य ही बोले, भैया अभी हूँ नहीं मैं उतना। तो ये बच्चे दिनों में क्या करना चाहिए, जो प्री का चल रहा है हमारा, तो बच्चे उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन करें, क्या क्या पढ़ें आप उसे। इतने दिनों में अगर आप देखें, अभी मार्च आ चुका है, अप्रैल और मई हमारे पास लगभग 2.5 महीने का टाइम है। तो आप इस 80 दिनों में आप ये देखिए कि आपकी जो भी सिलेबस है वो पूरी तरीके से आप रिवाइज कर लो, और ढेर सारे टेस्ट लगाएं। जैसे 80 दिन है तो हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें भी ना अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है कि जो फर्स्ट टर्म का बच्चा है वो उतने टेस्ट नहीं लगाता, क्योंकि वो उसके 100 क्वेश्चन वो लगाता है, उसमें उनको 80 नहीं आ रहे, उसको 20 आ रहे हैं बस, और वो 80 देखता है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे।
तो वो इतने टेस्ट लगाएगा तो डिमोटिवेट हो जाएगा या फिर उसको एनालिसिस नहीं करता। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप 40 टेस्ट लगाओ लेकिन खूब अच्छे से एनालिसिस। यार मुझे बहुत दिक्कत होती है तो क्या करना चाहिए? कभी-कभी बोरिंग फील होता है टेस्ट लगाने के बाद। नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको बोरिंग फील होता है तो बहुत पढ़ाई उतनी अच्छी तो नहीं लगने वाली है, तो थोड़ी थोड़ी तो बोरिंग तो लगेगी। तो हम बस ये ट्राई करेंगे ना, जब आप उनसे सीखना शुरू कर दोगे, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहता हूँ कि जब भी हम पेपर एनालिसिस करेंगे तो जो भी पॉलिटी का क्वेश्चन हमारा गलत हुआ उस क्वेश्चन को हम अपनी पॉलिटी की नोट्स में जाके ऐड करेंगे। तो हमने ना एक क्यूरोसिटी रहेगी कि अच्छा मैंने पॉलिटी की नोट्स पढ़ी थी, यहाँ से 5 क्वेश्चन बाहर गए, हम जाके उसको अपनी नोट्स में लिखेंगे तो हमारा मन करता है कि हम उसको रिवाइज करें। जब वो 100 के 100 नए क्वेश्चन होते हैं फिर हमारा मन नहीं करता। जब उसमें आपको 20-30 ही नए मिलेंगे, बाकी आप जा जाके अपनी नोट्स में ऐड करते जाओ तो आपको अच्छा लगने लगेगा कि हाँ मैंने ये टेस्ट किया। और सब जो एक अलग चीज़ मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ जिनके नंबर कम आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे प्रिलिम्स में जिनके अभी 30, 40, 50 भी नंबर भी आते हैं, तो बिल्कुल नहीं डरना है। लास्ट ईयर 2024 में मैं पहला अटेम्प्ट दे रहा था, तो पहले अटेम्प्ट में दृष्टि में बच्चों के नंबर नहीं आते। कुछ अलग हैं जिनके 190 आते हैं, बट उनको छोड़ देते वो स्पेशल कैटेगरी है, उतने टॉपर्स के भी नहीं आते। तो वो कहाँ से लाते हैं वही जानते हैं, वो किस ज्ञान को फॉलो करते हैं। आपको जो ज्ञान मानना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे भी 60 नंबर, 65 नंबर, इवन कुछ टेस्ट में तो 45 नंबर आए। तो आपको नंबर से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा कभी नंबर नहीं ला सकता डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उसको नहीं पता है कि दृष्टि ने कहाँ पे ये थोड़ा सा बदल दिया, फरवरी की जगह मार्च कर दिया, 6 साल की जगह 7 साल कर दिया। तो वो बड़ा दिक्कत करता है कि आप तो पढ़ के गए और थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया और वो क्वेश्चन गलत हो गए। तो आपको परेशान नहीं होना, आपके नंबर कम आते रहेंगे, आप सुधार करते रहेंगे और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अभी प्रीलिम्स के लिए जितना टाइम है उसमें हमें क्या कर लेना चाहिए? हमें समझना चाहिए कि यूपीएससी कहाँ हमें फंसा सकती है, कि कहाँ सही या कहाँ गलत करेगी, तो उसको एनालिसिस करना काफ़ी बेहतर होता है। सर मुझे लगता है कि पीवाईक्यू के बाद सर उसके जो ऑप्शंस होते हैं उन पर भी हमें काम करना चाहिए कि उनमें उन ऑप्शंस में क्या है और वो कहाँ से क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हैं। तो सर टेस्ट जितना हम लगा सकते हैं सर उतना लगाएं और रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि अभी प्रिलिम्स में बहुत कम समय है, सर मैं इस समय यही बोलना चाहूँगी कि हमारे जो रिसोर्सेज वो लिमिटेड होना चाहिए और उनका बार बार रिविजन होना चाहिए। जैसा कि सर आज तो भैया ने भी कहा कि टेस्ट लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सर सिर्फ टेस्ट लगाने नहीं चाहिए, उसका क्वेश्चन जो आता है उसका एनालिसिस करना चाहिए। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, इसका आंसर मैंने क्यों गलत किया, ये क्वेश्चन ये आंसर कैसे हो सकता है, ये हमें जानना चाहिए। टेस्ट के दौरान नंबर नहीं मिलते, हमें ट्रिक्स भी कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन उसको करना चाहिए, इस क्वेश्चन की कोशिश होगी। और ये ट्रिक्स हम पीवाईक्यू से देख सकते हैं। तो यूपीएससी की पीवाईक्यू उसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाए तो पकड़ सकते हैं कि यूपीएससी इस टाइप के ऑप्शन डालते हैं और उसमें एलिमिनेशन मेथड भी ये सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन हो और रिसोर्सेज हम सवाल यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आप एक सवाल ये बनता है कि जब आपने खुद बताया कि हर वक्त पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तो आप अपने मनोरंजन के लिए, अपनी मस्ती के लिए क्या क्या कर रहे थे स्कूल की तैयारी के दौरान? फिल्म कितनी देखी, ट्रिप पे गए कि नहीं गए तैयारी के दौरान? कुछ तो होगी ऐसी बातें। नहीं, फिल्में तो बहुत कम देखी, मुझे फिल्में देखने का तो बहुत शौक रहा है, लेकिन फिर अभी मेंस और उसके बीच में फिल्में देखना कम हो गया मेरा। फिल्म्स तक तो मैं खूब देख ही लेता हूँ आसपास की, बाकी ट्रिप तो मुझे उतने पसंद नहीं है। दोस्तों के साथ मैंने खूब बातचीत की है, तो मेरे जो दोस्त हैं वही मेरे लिए मनोरंजन का साधन है। मैं उन्हीं के साथ बातचीत करके उनके साथ बढ़िया समय बिता लेता हूँ और वो बहुत अच्छा रहता है कि आप ऐसे दोस्त रखिए जिनके साथ आपको पढ़ाई का टेंशन ना हो, कि आप उनके साथ मौज मस्ती करते भी रहिए। और इधर अस्पताल यहाँ के तो मेरे फ्रेंड हो या फिर इलाहाबाद के, तो मेरा हमेशा उनके साथ ऐसा ही इन्वायरमेंट रहा है। मैं उनके साथ ऐसे ही लोग मेरे दोस्त हैं जो बहुत चिल होकर पढ़ाई करें, जो दिन भर पढ़ाई को ऐसे प्रेशर मान के ना पढ़े, बल्कि चिल होकर पढ़ें, लेकिन पढ़ें। ये भी जरूरी है कि आपके दोस्त पढ़े भी और मनोरंजन भी। ठीक है, तो आदित्य भैया थैंक यू। बताइए
सेम मनोरंजन में आपका क्या था, क्या फिल्में आप देखती थी या आसपास कोई मॉल में कभी जाना हुआ, घूमना फिरना, कहानी, किससे? कुछ लोग तो नॉवेल भी पढ़ते हैं या फिर स्क्रॉलिंग भी हो जाती है, कुछ आप लोग का रहा है ऐसा? अच्छा, मेरा सवाल क्लियर नहीं हुआ। केवल पढ़ाई कर रखी ना तो मनोरंजन पता नहीं है, ये तो सिर्फ पढ़ा है। बाकी आप जब यहाँ रहती थी, नोएडा में रहती थी तो पढ़ाई घर जाती थी तो केवल मनोरंजन। अच्छा, मतलब एक शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पढ़ाई, घर गए मस्ती, पढ़ाई मस्ती। दरअसल आप मेरे हस्बैंड गुवाहाटी में रहते हैं तो मैं कभी जाया करती थी, उसके साथ थिएटर में होगा गुवाहाटी में। आगे आगे। सर फ्री टाइम में अपनी सर मम्मी से बात करना, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना और सर भजन सुनना। सर ये मेरी हॉबी भी रही है और सर मैं लीजर टाइम इसको फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो यहीं पे हमारा सिलसिला समाप्त होता है आपके लिए। कुछ और विद्यार्थी अभी जो घर गए हुए हैं, हो सकता है आपसे मिलने एक दो दिन में फिर आए, पर इतना मैं आपको डिस्टर्ब रोज रोज नहीं करूँगा, मुझे पता है आपका एग्जाम आने वाला है, तो आज के लिए थोड़ा सा सॉरी, बट क्योंकि आपके बीच के ही हैं तो आपके सामने आना इतना ज़रूरी ही है। ठीक है, धन्यवाद।